तो ये सेल्फ मेडिकेशन का जो साइकिल है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। कि आयुर्वेदा पूरे शरीर को एक होलसम यूनिट की तरफ देखता है। लेकिन मॉडर्न जो साइंस है उसने इसको एक्चुअल में टुकड़ों में बना दिया गया है। आपके घर में अगर पूरा डब्बा भरा हुआ है आज, या आप या हमारे घर में भी क्यों ना हो, किसी के घर में क्यों ना हो, हम देखते हैं एक्सपायर होगी, फेंक दो कूड़े में। वो कूड़ा कहाँ जाएगा? सो पोटेंशियल हर किसी में बहुत है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को खुद दबा के रखते हैं। दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव ही सोचेगा। जो कहावत भी ना, खाली दिमाग शैतान का घर। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के 19th एपिसोड के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने डॉक्टर कुमार से बात की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने टॉपिक जो शुरू ही किया था उसमें 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला, इसलिए हम 19th एपिसोड को एक्सटेंड कर रहे हैं। इस पार्ट में भी ये थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजॉय द शो। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार मोहनी, कैसे हैं आप? आई एम वेल डियर, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड सर। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, ऐसे होता है ना, घर में वो धागे का एक डब्बा होता है, हर किसी के घर में लाल कलर का धागा, पीले कलर का, और फिर सुई होती है, ऐसे डब्बा होता है। फिर जब कुछ टूटा फिर वो सिलाते हैं। ऐसे ये डब्बा हर इंडियन के घर में होता है। ऐसे अगर आप देखो तो एक ऐसे भी डब्बा होता है, उसमें बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, मुझे नाम, जो भी पैरासीटामोल, सर दुखने की, सर्दी की, इसकी उसकी ये गोली होती है। तो ये ऐसे मतलब डब्बा रखा होता है, सर दुख गया ले ली गोली, सर्दी हो गई वो क्या सिट्रीजिन, जो नींद आती है जिससे, सेट्राजिन, हाँ ले ली। ये कितना सही होता है, मतलब ये डब्बा ऐसे घर में रखना और वो यूज करना? मोहनी, जैसा आपने एग्जाम्पल अच्छा दिया कि हर किसी के घर में एक सुई धागे वाला डिब्बा होता है कि कुछ भी चीज़ फट जाए एंड या ख़राब हो जाए तो हम उसको पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक भी हम तभी कर पाते हैं जब हमें ठीक करना आता हो, सुई धागे का इस्तेमाल करना आता हो। लेकिन गोलियों के साथ केस उल्टा हो रखा है। इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, इसका ज्ञान किसी को नहीं। बस ये सीख लिया कि पैरासीटामोल से बुखार उतर जाता है, ज़्यादा सर दर्द वगैरह हो तो ले लो, सारिडाउन ले लो, या पेट दर्द की दवाई ले लो, या आपने कहा थोड़ा बहुत दो छींक आ जाएँ तो सेट्रिजिन ले लो। या सीख लिया है, समझ लिया है, किसी केमिस्ट ने बता दिया कि ये इसकी दवाई है, ये इसकी दवा है। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो सेल्फ मेडिकेशन का नुकसान, बहुत बार इसके लिए अलर्ट भी जारी होते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। रीज़न क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हल्का सा बुखार हुआ। हल्का बुखार होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हल्की सी ठंड लग गई उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ गलत खा लिया उसकी। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार शरीर का एक रिएक्शन है कि शरीर अपने अंदर होने वाली किसी गड़बड़ी को ठीक करना चाहता है। हम उसको मौका नहीं दे करके बस थोड़ा सा लगाने की, थोड़ा सा शरीर में दर्द हो रहा है, थर्मामीटर से चेक किया, या कई बार तो थर्मामीटर से चेक भी नहीं किया, वैसे लगा कि शायद बुखार लग रहा है, पैरासीटामोल खा लिया। इससे एक तो हमने शरीर जो अपना एक डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने इम्यून सिस्टम को जो टेस्ट कर रहा था शरीर, या अपने इम्यून सिस्टम को जो एक्टिव करके उस चीज़ को ठीक कर रहा था, हमने उसको रोक दिया। गोली खाई, थोड़ी देर में ठीक लगने लगता है कि ठीक है, क्यों सफ़र करें जब ड्रॉर में गोली है तो। लेकिन उसके नुकसान लॉन्ग टर्म पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल इज मोस्ट कॉमन यूज्ड मेडिसिन इन एवरी इंडियन हाउस। बहुत सी, खासकर फीमेल्स के मामले में देखा गया, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ नहीं, थोड़ी सी थकान फील की नहीं, ड्रॉर खोला, खा लिया। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने एक ऑफिस के ड्रॉर में, एक घर की ड्रॉर, बेडरूम के ड्रॉर में जो है इस तरह की गोलियां बहुत सारे मिल जाएंगी। एसिडिटी हुई तो पैरासीटामोल का सबसे बुरा असर लीवर के ऊपर पड़ता है।
फाइन। अगर आप बार बार पैरासीटामोल खा रहे हैं तो आप अपनी लीवर हेल्थ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बार बार मतलब महीने में कितनी बार देखिए, पैरासीटामोल कोई ऐसा चलती है? कोटा नहीं है, बेटर है कि एक बार भी ना खाएं, जरूरत ना पड़े। हल्के से बुखार में पैरासीटामोल ना खाएं। अगर आपका हल्का, आप घर के जो उपाय हैं, आप काढ़ा पी लें, थोड़ा सा गर्म पी लें, गला खराब हो तो गर्म पानी के गागल कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएं, हल्का खाना खाएं, शरीर को हेल्प करें। शरीर कहता है कि मुझे आई नीड योर हेल्प। हम उसकी हेल्प करने की बजाय उसको और पॉइजन खिला देते हैं। सेम हम करते हैं, छोटा मोटा कुछ लूज मोशन हुआ नहीं, और या तो फटाक से केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि लूज मोशन रोकने की दवा दे दो, या घर में कोई पड़े तो फटाक से खा लेते हैं। लूज मोशन का क्या अर्थ है कि अगर शरीर के अंदर कोई ऐसा फॉर्म मैटर चला गया, फॉर्म मटेरियल चला गया जिसको शरीर अपने आप से बाहर निकालने दो, आप उसकी हेल्प करो। हेल्प कैसे कर सकते हैं? पानी ज़्यादा पियो, ORS के साथ पी लो, प्रोबायोटिक ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, खाना हल्का कर दो उस दिन, सलाद उस दिन मत खाओ अगर आपको लूज मोशन है तो आप शरीर को हेल्प करेंगे तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब लूज मोशन, यू विल फील मच बेटर, फ्रेश फील करेंगे। जबकि लूज मोशन को रोक दिया तो कई दिनों तक आपको अजीब सा लगता रहेगा। हो सकता है फीवर आ जाए उसके बाद। जब फीवर आ गया तो फिर पैरासीटामोल से ठीक नहीं हुआ तो फिर एंटीबायोटिक्स, एक साइकिल बन जाएगा। सच में, क्योंकि आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलने थे आपने उनको रोक दिया। अब बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में तो उसको निकालेगी, तो फिर उसको फीवर डेवलप होता है। फियर से उस चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है बॉडी, हम उसको भी नहीं करने देते, फिर उसको पैरासीटामोल खिला देते हैं। फिर जब पैरासीटामोल खिला देते हैं तो फिर बुखार एक बार तो नीचे आ जाता है, फिर हाई ग्रेड फीवर करने की कोशिश, फिर हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन का जो साइकिल है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। सच में। मैंने एक एग्जाम्पल देखा है कि सपोज अभी मैं पित्ता पर्सन हूँ, ये हर पित्ता पर्सन की स्टोरी हो सकती है। अगर कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बिजी है, खाना स्किप हो गया गलती से, या कुछ भी सिचुएशन कहीं बाहर गए और फिर खाना स्किप हो जाएगा, और ऐसे थोड़ा कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम 4-5 बार हो गया, फिर वो सर पे चढ़ेगा, सर दुखेगा, और जब सर दुखना शुरू होगा तब अगर आप गोली ले लोगे तो फिर क्या होगा, तब तो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो पित्त आपकी बॉडी में बना हुआ है, इट विल कंटिन्यू विथ उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होएगा, और एक दिन होगा जब वो उद्रेक होगा उसका। और अगर आप सर दुख रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, नींद लो रात में, सुबह उठो, खाली पेट वो जो कुंजल क्रिया करते हैं, लुक वार्म वाटर में नमक डाल के, वो करो, वोमिट करो, एंड देन द चैप्टर विल क्लोज। यस, यू राइट। दोष अगर कोई भी बढ़ता है तो वो सिम्टम्स तो कोई ना कोई देता है। उस दोष से मुक्ति दिलाने की बजाय हम उस दोष को दबाने की कोशिश से, सप्रेशन थ्योरी है जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसका जो प्रिंसिपल है वो सप्रेशन है। कि सिम्टम्स को सप्रेस करो एंड देन ट्रीटमेंट के लिए अपने लाइफस्टाइल में सुधार करो। पहला पार्ट तो सबको बता दिया गया है, सबने सीख भी लिया सप्रेशन, लेकिन नेक्स्ट पार्ट कि एक बार तो आपने सप्रेस कर दिया, बट उसके बाद आप अपनी डाइट में सुधार करो, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करो, एंड देन जो भी आपके अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करो, सो दैट वो कंडीशन दोबारा से रीसरफेस ना हो। बहुत सी चीज़ें जो हमने 20-20 साल से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटासिड चलन 20 साल से चल रहा है। हर किसी घर में, ऑलमोस्ट हर किसी एक अडल्ट जो 40 साल से ऊपर है उसके ड्रॉर में एक एंटासिड मिलेगी लगभग। तो हर रोज़, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, बहुत से लोग हफ्ते में 2 दिन एंटासिड खाते हैं। अब 20 साल के बाद पता चला स्टडीज से कि एंटासिड खाना तो शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, और इससे ऑस्टियोपोरोसिस या बोन से जुड़ी बीमारियां होती हैं, बोन्स को वीक करता है। अब बहुत से जो सॉल्ट्स हैं वो बैन कर दिए गए, बहुत से सॉल्ट्स को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, वैसा कर दिया गया। तो ऐसा है कि बहुत सारे, जो मैंने कल भी के एपिसोड में मैंने कहा था कि बहुत चीज़ों के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट आते आते बहुत टाइम लग जाता है। कुछ के 20 साल, कुछ के 10 साल, कुछ के 50-50 साल तक हमारे जेनेटिक चेंजेस पता चलते हैं। 50 साल बाद किसी एक चीज़ ने हमारा जेनेटिक चेंज कर दिया, जीन्स में कोई ऐसा परमानेंट डैमेज कर दिया या कोई ऐसा चेंज कर दिया जिसकी वजह से कोई नई बीमारी होने का खतरा हो गया। तो ये, और आयुर्वेदा हजारों साल पुरानी टेस्टेड थेरेपी थ्योरी है। अगर उसके साइड इफेक्ट, मॉडर्न एलोपैथी कितना पुराना है, 100, 150, 200 साल पुराना, ज़्यादा प्रचलन में पिछले 50, 60, 70 साल से है। सच में, फाइन। तो इसके अभी बहुत सारे साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी गलत, पैथी गलत है। इसका जो पर्पस था वो इमरजेंसी केयर था।
इसका जो पर्पस था वो फर्स्ट हैंड रिलीफ था, लेकिन हमने इसी को ही फाइनल ट्रीटमेंट समझ के और अपने घर में, ड्रॉर में, हर जगह इसको पहुंचा दिया। आज बहुत से लोग खाना कम खाते हैं, दवाई ज़्यादा खाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हर जगह देखने को मिल रहे हैं। इसलिए दवा से पहले केयर, कहते हैं कि केयर एंड देन ट्रीटमेंट्स। लोग केयर करना नहीं चाहते खुद का और सीधा सोचते हैं कि दवा खा लें, क्या ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वो थ्योरी कुछ दिनों तक तो लोगों को रिलीफ लगा उसमें, पिछले 5-10 साल 20 साल में लोगों को ना ठीक है, लेकिन अभी वही लोग जिन्होंने जो दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, अब उन्हीं को जो छोटी छोटी एक्यूट प्रॉब्लम थी अब वो क्रॉनिक बन गई। यस। और अब उनका कोई बहुत सी बीमारियां तो ऐसी होगी जो लाइलाज हो गई हैं, अब उनका दवाई से भी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि आपके जो ऑडियंसेस हैं कि दवा का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करें, दवा चाहे कोई भी हो। आयुर्वेद की दवा भी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी उठा के खा लो। हैज एन हर्ब इट इज़ ओके। आपकी किचन में भरपूर हर्ब्स हैं, चाहे वो अदरक है, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो सफ़ेद मिर्च है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो जीरा है, चाहे वो अजवाइन है, ये बहुत सही है, सब हर्ब्स का ही पार्ट है, ये मसाले नहीं है, एक्चुअली हर्ब्स हैं। तो इन हर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, आपने ज़्यादा खा लिया तो उसको कंपनसेट कैसे करना है, फास्टिंग थ्योरी है, षटकर्म है, जब भी आपने कुंजल का जिक्र किया कि क्लिनजिंग है, शरीर को अंदर से साफ कैसे करें। कुंजल इज जो लोग पित्त नेचर के हैं, कुंजल तो उनके लिए रामबाण है। कफ को भी वर्क करता है, कफ को भी वर्क करता है, पित्त पे तो इट्स बेस्ट। अगर जो लोग एंटासिड पे डिपेंडेंट हैं रोज, उनके लिए कुंजल वो करें। कुंजल के पानी में नमक डालने की जरूरत नहीं होती, नहीं डालना चाहिए। इट शुड बी प्लेन वार्म वाटर। अच्छा, उकड़ू बैठ के पिए। नमक डलता है नीति के पानी में, जल नीति के पानी में, कुंजल के पानी में नमक नहीं डलता है। नमक डलता है शंख प्रक्षालन के वक्त जो पानी पीते हैं उसमें। ठीक है, तो जो सिंपल कुंजल है वो प्लेन पानी से ही होता है, उकड़ू बैठ के पिए। प्रोसेस होता है, एक दिन सीख लें किसी के पास जाकर के। ऐसे ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन देना शायद कुंजल के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि कुंजल के साथ कुछ इंडिकेशन भी जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना चाहिए, जिनको बैक एक है, लोअर बैक एक, उनको नहीं करना चाहिए, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनको ये नहीं करना चाहिए। फाइन, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए इनसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। जनरली बाकी लोग सब कर सकते हैं इसको। तो ऐसी बहुत सी योग की क्रियाएं हैं जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जिसको खुद घर में किया जा सकता है। उसमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की, किसी सेंटर में यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे क्या लगता है कि हम जब हमारी बॉडी को ऐसे तरीके से हील करते हैं ना, जरूरत हो तो हमें ना बहुत ऐसे ऑर्गेनिक या नेचुरल फीलिंग आती है, सात्विक फीलिंग आती है। सात्विक फीलिंग के साथ जब घर में ऐसे सब होता रहता है, आप नेचुरल तरीके को बीमारी अगर आपको हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपको फीवर ही हो गया, आप उसको नेचुरल तरीके से ठीक कीजिए। आप ठीक तो हो ही जाएंगे। ठीक होने के बाद आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, ज़्यादा लाइट फील होगा। जबकि आप दवाइयों वाला इलाज ले लीजिए, बुखार तो 3-4-5 दिन में चला जाएगा, उसके बाद जो थकान, जो कमजोरी आएगी वो 7-8-10 दिन में जाएगी। और मैं इस बात को भी मानती हूँ, मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा कुछ मतलब मेरी ऐसी आदत है, मुझे अगर सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अब मेरा जब आवाज़ ख़राब है, मैं इसका मतलब ऐसे कभी दवाई लेती नहीं हूँ। जब कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाए तब आयुर्वेदा का ले लिया, नहीं तो कुछ काढ़ा पी लिया। नहीं तो मैं इसको भी मानती हूँ कि कुछ जो छोटी छोटी इलनेसेस होती है ना, वो समय के साथ क्योर हो जाती है। मतलब 2.5 दिन में जैसे मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को भी मानती हूँ, तो ऐसे होता है कि मून का प्लेसमेंट जो होता है वो 2.5 दिन में चेंज होता है। तो मैंने ऐसे कभी कभी ऑब्जर्व किया है, जब केस स्टडी करते हैं, तो अगर कुछ थोड़ा सा इलनेस हो ना, थोड़ा कुछ, तो वो 2.5 दिन के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उसका एक साइकिल है एक्चुअली, हर बीमारी का एक साइकिल होता है। जैसे कि डॉक्टर आपको देता है तो 3 days, 5 days, 7 days। आयुर्वेद का भी दवाई देते हैं किसी को 7 days, 14 days, 21 days। तो एक साइकिल है। साइकिल क्या है? ये इम्यून सिस्टम है हमारा। वो किसी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, जो डिसीज को बिकॉज कोई भी बीमारी होती है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। बैक्टीरियल होगी, वायरल होगी, या पर्टिकुलरली बॉडी की इंटरनल इन्फ्लामेशन से जुड़ी होगी, या कोई ठंड लग गई है, मसल क्रैम्प हो गए, उससे कोई ना कोई रीजन होगा, तभी कोई ना कोई सिम्टम्स या कोई ना कोई बीमारी होती है। तो हर शरीर की सेल्फ हीलिंग का एक साइकिल है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी।
Yes. अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो 3 डेज के अंदर जो नॉर्मल वायरल है, नॉर्मल बैक्टीरियल चीज़ें हैं, अगर आप प्रिकॉशंस के साथ 3 दिन अगर आप लेते हैं, प्रिकॉशंस मीन्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले का, जैसे हमने खांसी बताया, आप गागल कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा बहुत गर्म दोनों ही अवॉइड करें, हल्का खाना खाइए, फाइन। नॉर्मल हर्ब्स में आप हनी ले लिया, जिंजर जूस के साथ मिक्स करके ले लिया, 3 डेज के अंदर इट विल गो ऑफ, वो इन्फेक्शन आपका बढ़ेगा नहीं, फाइन। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है थोड़ी सी तो इट मे टेक 5 डेज, इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक है इट मे टेक 7 डेज, बट इट विल गो, बट यू हैव टू सपोर्ट द बॉडी। ऐसा नहीं है कि 3 दिन कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, या 5 दिन कुछ नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इट इज साइकिल, सेम एलोपैथी। ऐसे भी तो होता है कि कभी कभी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। वो मतलब मैं सर्दी का बताऊं, जब म्यूकस होता है सिर्फ साफ कर, मैंने ऐसे अब तक तो मेरा ऐसे ही है, सिर्फ म्यूकस साफ करते रहो वो क्योर हो जाएगा। देखिए, आपने बॉडी को सपोर्ट तभी भी किया है, आपने म्यूकस साफ किया है, आपने उस दौरान कुछ ठंडा नहीं खाया है, हाँ, ये ठीक है, उस दौरान डायरेक्ट एक्सपोजर से बचे हैं, ठंड के एक्सपोजर से, तो दीज आर द प्रिकॉशंस। अगर उस वक्त आप आइसक्रीम खाते रहें, उस टाइम आप नंगे पैर घूमते रहें, तो क्या वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, वो निमोनिया बन जाएगा। नॉर्मल जो कोल्ड कफ है वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो। लेकिन ये सिट्रीजिन की जगह पे ये करना तो मुझे सिट्रीजिन इज अ डेंजरस ट्रीटमेंट। सिट्रीजिन तो क्या है? सिट्रीजिन क्या है? ये एंटीहिस्टामाइन का मतलब है इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जितने भी एंटी एलर्जिक पिल्स हैं, सिट्रीजिन ऑल्सो इज एन एंटी एलर्जिक पिल। पहले एविल का ज़्यादा ट्रेंड था, फिर सिट्रीजिन पे आ गए, अब मोंटेलोकास पे आ गए, मोंटेरेल्सिनॉल, वो ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं। तो ये एंटी एलर्जिक हैं। एंटी एलर्जिक क्या करते हैं? आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब आपको छींकें आ रही होती हैं, नाक बह रहा होता है, तो दैट मीन्स उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, तो ये उसको सप्रेस कर देते हैं। तो सप्रेस कर देते हैं, सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। बट आपका इम्यून सिस्टम बार बार जब आप इसकी थेरेपी पे एंटी एलर्जिक थेरेपी लेते हो, एंटी एलर्जिक थेरेपी मतलब एंटी एलर्जिक पिल्स लेते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। सो इसका मैक्सिमम लोगों में जो स्नीजिंग या छींक आना या नाक का बहना, उसका ड्राई नोज इज अ मोस्ट कॉमन रीजन। ड्राई नोज होने की वजह से जो भी हम इवन हवा भी इनहेल करते हैं वो भी इसको इरिटेट करती है, उसकी सिर्फ छींक आती है, उसके सिर्फ कई बार नाक से पानी बहता है। तो उसका योग में, आयुर्वेद में एक सिंपल प्रोसेस बताया गया कि रात को, इवन सर्दियों में तो सबको ही करना चाहिए, कि रात में सोने से पहले 3-3, 4-4 तेल या घी की बूंद रात में नाक में डाल के सोना चाहिए। हल्का सा लूकवार्म उसको कर लें। सरसों का तेल हो सकता है, बादाम रोगन हो सकता है, देसी गाय का घी हो सकता है, और थोड़ा सा मेडिकेटेड उसकी तरफ जाएं तो अणु तेल हो सकता है। तो 4-4, 5-5 बूंद अगर रोज डाल के, इवन बच्चों के में भी, तो ये मैक्सिमम एलर्जिक रिएक्शन से, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एलर्जीज हैं, उनसे हमें बचा सकता है। उसके साथ जलनेती और ऐड कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि जलनेती में सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर अपने आप में एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, सॉफ्ट रखता है, क्योंकि हमारी जो नोज की इंटरनल लाइनिंग है वो बहुत थिन होती है। वो थिन पर्पसफुली होती है क्योंकि नोज को अंदर से वेट रखना है। वेट क्यों रखना है? क्योंकि सांस लेना है इससे। अगर ये वेट नहीं रहेगा तो धीरे धीरे इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सांस बार बार जिस जगह से सांस जा रहा है, अगर वो जगह मॉइस्ट नहीं होगी, ड्राई होगी, तो ड्राइनेस की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसलिए मॉइस्ट रखने के लिए कुदरती इसको थिन बनाया गया है, इसको, ताकि अंदर से मॉइस्ट रहे थोड़ी सी। जब ये मॉइस्ट नहीं रहती या ड्राई हो जाती है, खासकर आजकल जो कॉस्मेटिक यूज़ है बहुत ज़्यादा, या बहुत से लोग इंटरनल जो हमारे इवन जो हेयर्स है, नॉस्ट्रल हेयर्स जो फिल्टर का काम करते हैं नेचुरली, उनकी अगर हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, या कोई और किसी तरह का जो कॉस्मेटिक ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ लोगों को बार बार विक्स सूंघने की आदत पड़ जाती है, बार बार ओट्रिविन डालने की आदत पड़ जाती है, वो इंटरनल ड्राइनेस पैदा करते हैं। उस ड्राइनेस की वजह से देन आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये प्रिकॉशंस अगर हम ले लें, जलनेती कर लें, रोज 4-5 बूंद घी की, दोनों नॉस्ट्रल में घी या तेल की डाल के, जिसको स्मेल पसंद हो, नॉर्मल ड्रॉपर, 1 रुपये का ड्रॉपर आता है केमिस्ट से, वो ले लें और अपना बेड के साइड में तेल या घी जो डालना होता रखें ताकि याद रहे, और रोज डाल के अपना सो जाएं। डालें, अंदर खींच लें, डालें, अंदर गले में आ जाए तो स्पिट कर दें।
और गले में ज़्यादा चिप लगे तो उसके बाद थोड़ा गागल कर लें नमक के पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके, या आप रोज कर लीजिए, 90% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। कोल्ड कफ होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रिकॉशंस, बहुत अच्छी थेरेपी, छोटी छोटी टिप्स, बट ये हैबिट्स का पार्ट होने चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन कोल्ड हो उस दिन याद आए। कोल्ड होगा फिर आप तेल डालेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोल्ड होगा जल नेति करने बैठ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा भी मुझे लगता है थोड़ा भी लगे या एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज हो तो कर लेना चाहिए। ये सर्दियों में तो स्पेशली सबको करना चाहिए ये। और वो जो काढ़ा बनता है हमारी दीदी बना के देती है, तुलसी, ब्लैक पेपर, लौंग, ऐसे कुछ कुछ डाल के, वो भी बड़ा मतलब टेस्टी भी लगता है। वो चाय कॉफी पीते हैं उसकी जगह पे अगर वो भी कभी पिए तो काढ़ा पी सकते हैं कभी कभार, बहुत गर्म काढ़ा ना पिए, बस थोड़ा प्रिकॉशन चाहिए। माइल्ड थोड़ा सा माइल्ड हो, वो भी आपकी प्रकृति के हिसाब से भी थोड़ा देख के पिए। अगर पित्त प्रकृति है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि गले को तो ठीक कर दे, लेकिन आपकी प्रकृति को, पित्त को हो सकता है वो जो है तेजित कर दे। एक हम अभी कभी कभी पी रहे स्वासरी क्वाथ करके है पतंजलि का, वो कैसे होता है? ये कोई भी क्वाथ है, चाहे आयुष ने भी क्वाथ बनाए थे, आयुष डिपार्टमेंट ने भी कोविड के टाइम पे, सबके कंपोजिशन मोर और लेस सेम ही। जो आपने बताया उसमें गिलोय होगा, तो किसी काली मिर्च होगी, और ये भी है उसमें मीठी लकड़ी भी है, तो उसका टेस्ट लगता है वो तो डेफिनेटली सिनामन जो है, जिसको हम दालचीनी कहते हैं। नहीं मीठी लकड़ी, यष्टि मधु भी होगा, दालचीनी भी होगी, वो सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें हो, ये नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं। इन सब में डेफिनेटली ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स है। चाहे वो हम गुडुची की बात करें, गिलोय जिसको कहते हैं, काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च में दोनों ही गुण हैं, वो पित्त को भी पैसिफाई करती है। और अगर हम सिनामन की बात करें, सिनामन डेफिनेटली हमारे इम्यूनिटी को भी हेल्प करती है, और ऊपर से ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है। और ये इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी भी गाढ़ को किसी में 2 आइटम कम, किसी में 2 आइटम ज़्यादा, किसी में सौंफ होगी, किसी में नहीं होगी, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो कोई ऐसा आप रेडीमेड काढ़ा भी ले सकते हैं, घर में बना सकते हैं, गिलोय बेस्ड काढ़ा बना सकते हैं। नॉर्मली डिपेंड करता है, अगर किसी को हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सुबह अर्जुन छाल की चाय पी सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स किसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। बट इम्यूनिटी के लिए मैं एक चीज़ जो साइंटिफिक टर्म्स है, इम्यूनिटी कोई काढ़ा पीने से या ना पीने से बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। काढ़ा इट गुड फॉर सूदिंग फॉर योर थ्रॉट। इम्यूनिटी 70% हमारी गट हेल्थ से रिलेट करती है, काढ़े से नहीं। काढ़ा कल भी जैसे अपने डाइजेशन के मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है, पी तो लिया, तसल्ली से पी लिया, एडवर्टीजमेंट सुन के या किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के या किसी एक्सपर्ट की बात सुन के, मैं भी कह रहा हूँ, लोगों ने चलो कर लिया, कुछ पी लिया, बट उसके बाद वो डाइजेस्ट कितना हुआ, उसके बाद आपकी गट हेल्थ क्या है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहते हैं 80% बीमारियां और 70% इम्यूनिटी हमारी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। ऐसे भी बोलते हैं ना कि इवन योर मेंटल हेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय योर गट हेल्थ। सी वो एक अलग टॉपिक है, I'll come on that also. So 80% जो आपकी बीमारियां हैं वो गट से शुरू होती हैं, और 70% आपकी जो इम्यूनिटी है वो गट से शुरू होती है। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तब कोई काढ़ा पीते रहे। बहुत से लोगों ने कोविड के टाइम पे काढ़े पी के अपना गला फूंक लिया, फाइन, एसिडिटी पैदा कर ली, ठीक है, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स आगे लोगों ने इतना पी लिया। बहुत गर्मा गर्म लगता है कि ज़्यादा गर्म पीने से, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि ज़्यादा गर्म पीने से, खासकर कोल्ड कफ के मामले में, ज़्यादा गर्म पीने से ज़्यादा फायदा होगा। ये गलत है, ज़्यादा गर्म पीने से नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म दोनों ही नुकसानदायक हैं। आप मॉडरेट टेम्परेचर, आप लूकवार्म पी लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पी लीजिए जिसको आप आराम से इजी सिप करके पी सकें। मतलब बॉइल्ड वाला या बहुत गर्म पिएंगे तो आपका गला जो ऑलरेडी खुश्क हो चुका है वो और ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। उस वक्त तो हो सकता है गरम जाए तो आपको ठीक फील हो, लेकिन कुछ देर के बाद आपको और खुश्की फील होगी, और कफ आएगा, और खांसी होगी, और ईचिंग होगी। जो आपने कहा माइंड एंड गट, डेफिनेटली गट को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। वी कॉल इट ENS, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। मतलब मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है, जब टमी ठीक नहीं होगी ना तब दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो तभी तो मैंने बताया ये फर्स्ट ब्रेन है, ये सेकंड ब्रेन है, दोनों भाई हैं।
जब इसमें दिक्कत होती है, जब यहाँ परेशानी होती है तो यहाँ परेशानी होती है, जब यहाँ परेशानी होती है तो यहाँ परेशानी होती है, और इन दोनों का जब कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है तो फिर उस कंडीशन को कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या उससे बाउल से जुड़ी हुई दूसरे इरेगुलर मूवमेंट्स या उससे जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जितनी भी GI प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका स्ट्रीक इलाज सिर्फ फिजिकल नहीं है। जब तक आपका ये वाला पार्ट सही नहीं है या रिलैक्स नहीं है, इसमें कोई टेंशन है, परेशानी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, इसलिए अगर मॉडर्न साइंस के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं, कोई भी गट की प्रॉब्लम होती है, खासकर IBS जब होता है, और उसका ट्रीटमेंट के फॉर्म पे जो दवाई दी जाती है वो एंटी डिप्रेसेंट होती है। अच्छा, ठीक है, उनको पता है कि जब तक ये शांत नहीं होगा, सामने वाले को यहाँ आराम नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, सो मेडिटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ IBS, इन केस ऑफ इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स। सो ये शरीर जो है ना, आयुर्वेद क्यों ज़्यादा मुझे प्रासंगिक लगता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बेस्ड हम प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद बेस्ड हमारा सेंटर है इसलिए हम उसका, बिकॉज आई थिंक लॉजिकल ऑलवेज कि आयुर्वेदा पूरे शरीर को एक होलसम यूनिट की तरफ देखता है, और है ये एक यूनिट है, इसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टडी के लिए बांट सकते हैं, लेकिन मॉडर्न जो साइंस है उसने इसको एक्चुअल में टुकड़ों में बना दिया गया है, सिर्फ पढ़ने समझने के लिए नहीं, ट्रीटमेंट के लिए भी। और कभी कभी अगर आप, मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन ये एलोपैथी की कुछ दवाइयों की अगर बात करें तो ऐसे होता है कि वो सिर्फ सप्रेस करती है, रूट कॉज तक नहीं पहुंचती। वो तो मैकेनिज्म ही उनका वो है। सी जो अगर आप फिलॉसफी को देखें मॉडर्न एलोपैथी की, तो उसका जो डेफिनेशन है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का है, कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, वो कभी रूट कॉज ट्रीटमेंट के लिए बनी ही नहीं हुई थी। और अगर आप रियल प्रैक्टिसेस में देखें, जो थोड़ा सा हॉनेस्टली या एज पर प्रोटोकॉल अगर कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ठीक है, आपको बुखार है, ये आप फॉर एग्जांपल किसी डेवलप्ड कंट्री में निकल जाइए, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन प्रैक्टिसेस। आपको बुखार है, आप पहले सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, नॉर्मल बुखार का एग्जांपल लेते हैं, आपको दवाई मिलेगी ही नहीं, केमिस्ट के पास पावर नहीं है कि वो अपने आप आपको दवाई दे दे। अच्छा, फाइन। तो उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विल एडवाइस यू रेस्ट करें, या फिर आपको नॉर्मल डाइट या कुछ भी। अगर लगता है कि एक लेवल से के नीचे बुखार है तो स्पंज करो, बढ़ता है तो स्पंज करो बॉडी में, माथे पे पट्टी रखो, वो सब प्रैक्टिसेस हैं। उसे लगता नहीं बढ़ रहा है, देन ग्रेड 1 ट्रीटमेंट, ग्रेड 2 ट्रीटमेंट, ग्रेड 3 ट्रीटमेंट। ग्रेड 1 में नॉर्मल एंटीबायोटिक्स, ग्रेड 2 में देन मे बी एंटीबायोटिक्स, ग्रेड 2 में मे बी डिपेंड्स, अगर कोई और रीजन ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स से काबू नहीं आ रहा, देन इट्स। और यहाँ पर आप एक नॉर्मल फीवर, अभी आप उठ के चले जाइए 99 फीवर अगर आपको है किसी भी डॉक्टर के पास, आपको 4 दवाइयाँ जाते मिल जाएंगी, एक एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक्स, एक कोई भी साथ में स्टेरॉइड्स, और एक एंटी एलर्जिक। ये 4 गोलियों की डोज मिल जाएगी कि 3 दिन खा लो। इन बस फिलॉसफी एक ही है कि इंस्टेंट रिलीफ। पेशेंट की साइकोलॉजी भी यही है कि उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। अगर उसको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिला तो वो उस डॉक्टर को बदल के दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा नेक्स्ट डे, या हो सकता है सेम ही डे। अगर सुबह उस डॉक्टर ने दवाई दी, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, मैंने कहा मोहनी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट करो, पानी पियो, थोड़ा सा माथे पे थोड़ी ठंडे पानी की पट्टी रख लो, एंड लेट्स ऑब्जर्व, फाइन। कोई और सिम्टम्स आता, विल सी, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, ये पागल डॉक्टर है, विल गो टू अनदर डॉक्टर। उस डॉक्टर ने अगर एक दवाई आपको दे दी उठा करके, पैरासीटामोल, चलो हम एंटीपायरेट दे देते हैं, SOS ले लेना, उससे भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो एक बार ठीक हुआ था, दोबारा फिर बुखार आ गया मुझे 4 घंटे बाद, तो आप तीसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जो आपको 4 दवाई देगा, और 4 दवाई देने के बाद वो बीमारी को ऐसे सप्रेस कर देगा, तो आपको लगे ये डॉक्टर सही है, इसकी दवा मुझे लगती है। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे फलाने डॉक्टर की दवा लगती है, वो क्या देता है इससे मतलब नहीं है। सो यहाँ प्रॉब्लम पेशेंट की एजुकेशन में भी है, और ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट की एजुकेशन में। डॉक्टर्स को हम वैसे ब्लेम कर रहे हैं, चाहे मॉडर्न एलोपैथी का हो, चाहे दूसरा पैथी का हो, या हॉस्पिटल्स हो। वो देखिए, सिंपल बिजनेस का रूल है, दुकानदार वही बेचता है जो कस्टमर मांगता है,
ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेशेंट की चाहत है कि मुझे तुरंत ठीक होना है, मुझे और कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ करना भी नहीं है, मुझे डाइट में सुधार नहीं करना, मुझे कोई प्रिकॉशन भी नहीं लेनी, तो फिर क्या करेगा डॉक्टर? जो बेस्ट अवेलेबल है, जो मैक्सिमम अवेलेबल है, वो उठा के दे देगा। सच में। ठीक है, एंटी एलर्जी खाते ही आपकी थोड़ी सी छींकें वीकें बंद हो जाएंगी, स्टेरॉइड्स देते ही थोड़ा सा बीमारी का जो दवाइयों का एफिकेसी बढ़ जाएगी, एंटीबायोटिक अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको खत्म कर देगी। इतना जो छोटा छोटा इलनेसेस होता है इसमें भी स्टेरॉइड दे देते हैं। यस। अच्छा। आपके जो खासकर जो थोड़ा सा लोकल कॉलोनीज में निकल जाओ तो वहां तो इट्स वेरी मच कॉमन, बिकॉज लोगों को तुरंत ठीक होना है और उनको हर महीने बीमार भी होना है। ऐसा नहीं है कि एक बार खाया तो वो साल 6 महीने 2 साल फिर ठीक हो रहे हैं, नहीं, वो इलाज लंबे टाइम तक के लिए है ही नहीं। उनको हर महीने बीमार करेगा, हर महीने जाएंगे, वो 30 रुपए की पुड़िया, उनकी 50 रुपए की पुड़िया स्टैंडर्ड डोज होती है, वो पकड़ा देते हैं, ये लो 2 दिन खा लेना। और लोग ऐसे भी हैं एंटीबायोटिक की डोज को भी पूरा नहीं करते हैं। 3 days, 5 days, 7 days की डोज जो रिकमेंडेड है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, अगर पेशेंट को दे दी 3 दिन की डोज, उसको अगर एक खुराक में फर्क पड़ेगा तो बाकी का फेंक देता है। तो पीछे पूरी रिपोर्ट्स आई थी कि हमारी पूरी सॉइल में एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। आपके घर में अगर पूरा डब्बा भरा हुआ है आज, या आप या हमारे घर में भी क्यों ना हो, किसी के घर में क्यों ना हो, हम देखते हैं एक्सपायर होगी, फेंक दो कूड़े में। वो कूड़ा कहाँ जाएगा? आप केमिस्ट के पास चले जाइए, अभी आप मांगिए 2 टैबलेट दे देना एंटीबायोटिक की, दे देगा आपको 2 टैबलेट्स। 2 टैबलेट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका एक पर्टिकुलरली प्रिंसिपल है एंटीबायोटिक्स का शरीर में काम करने का, कि हम क्यों देते हैं कि 500 mg, 1000 mg या 650 mg या 1000 mg की 2 डोज। वाई? कि जब तक ब्लड में उसकी स्टडी हो रखी होती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे, कि ये इसकी कितनी डोज में मरेगा कंप्लीटली। बैक्टीरिया स्मार्ट हैं, वो एकदम से नहीं मरते, अपने आप को हाइड कर लेते हैं, इनएक्टिव कर लेते हैं, बीमारी के सिम्टम्स चले जाते हैं, हमें लगता है हम ठीक हो गए। और जैसे ही उनको लगता है कि आप, वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति अपनी रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो जब इसका जो डोज बनाया गया 3 days का, 5 days का, कि इतने ब्लड में, आपके ब्लड में इतना जो क्वांटिटी, इतना लेवल एंटीबायोटिक का रहेगा, तो ये बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर ये वही बात हुई ना, जैसे कि मैंने बोला सर दुखने लगा तो पैरासीटामोल ले ली तो वो पित्त सप्रेस हो गया, फिर वो सप्रेस हुआ तो वो बॉडी में तो रहेगा कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, और फिर एक दिन उसका बूम होगा। वही ये चीज़ें हैं। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म की जो फिलॉसफी है वो अलग है, वायरस की अलग है, बैक्टीरिया की अलग है, दोषाज अगर आयुर्वेदा की दृष्टि से बात करें, पित्त की अलग है, कफ की अलग है, वात की अलग है। तो ये थ्योरीज दोनों अलग अलग, हम दोनों को मिक्स करके इसलिए कि थोड़ा सा हम समझ सकें कि दोनों का किस तरह से मोड ऑफ एक्शंस क्या हैं। तो हर किसी का मोड ऑफ एक्शंस अलग हैं। जो नॉर्मल पैरासीटामोल ना एंटीबैक्टीरियल ना एंटीबायोटिक्स है, वो सिंपल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, कि शरीर में किसी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, बुखार की वजह से हो, दर्द की वजह से हो, किसी थकान की वजह से हो, तो उसको, वो इन्फ्लामेशन को डाउन करती है, तो उसके जुड़े हुए सिम्टम्स में रिलीफ हमें मिलता है, चाहे वो सर दर्द में हो, चाहे बुखार में हो, चाहे बॉडी पेन में हो, हमें कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए हमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट यही है कि डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर हर किसी केमिकल बेस्ड मेडिसिन का होता है। अगर आपका पित्त नेचर, वो पित्त को बढ़ाएगी, वो दबाएगी नहीं। उसका लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बार बार आप पैरासीटामोल, बार बार आप पेन किलर खा रहे हैं, पेन किलर सीधा आपकी किडनी को डैमेज करता है। पैरासीटामोल, जितने भी तरह के एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं, वो आपके लीवर के लिए भी हार्मफुल है। और धीरे धीरे जब इनका ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, शरीर भी सुस्त हो जाता है, फिर डिपेंड हो जाता है बाहर की हेल्प पे। जब उसको धीरे धीरे, जब कहते हैं ना, जैसे झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं, खूब मिट्टी में खेलते हैं, खूब ऐसे ही, कौन आधों के बेचारों की चप्पल भी नहीं होती, वो कम बीमार होते हैं। और हमारे बच्चे जो हाईली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी से, कहते हैं कि हर किसी का देखने वाला भी कोई ना कोई है, तो उनको फिर इम्यूनिटी के तौर पर एक कवच दे दिया जाता है।
हमने इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली है, मिट्टी में हाथ नहीं डालना, बच्चों को हर तरह से समय से पहले प्रोटेक्शन देना। तो ऐसे हमने अपने साथ भी कर लिया, थोड़ा सा हुआ नहीं खा लिया दवाई, इम्यूनिटी को भी तो थोड़ा सा काम करने दें। तो ये सारी चीज़ें हैं डियर। अब जब हम इम्यूनिटी पे बात हमने की, खांसी पे बात की, सर्दी पे बात की, तो अभी हरियाणा की ठंडी पे भी बात करते हैं। हम जब रेवाड़ी में थे तब हमें मतलब मैं तो नई थी, हरियाणा में नहीं आई थी, तो हमें सबने ऐसे ही बताया कि जी हीटर के सिवाय तो आप हरियाणा की ठंडी में रह ही नहीं सकते हो। और जब मैं यहाँ फरीदाबाद में आई तो यहाँ पे हमें हमारी दीदी ने, भैया ने बताया कि सिर्फ आप मतलब दीदी तो बताती है अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से ये मतलब खाना वैसे खाओ जो ठंडी को सुटेबल होगा, और फिर आप हीटर के बिना रह सकते हो। और अभी पीक टाइम ही है ये हरियाणा की ठंडी का, और विदाउट हीटर हम रह रहे, तो क्या सही है हीटर यूज़ करना, या नेसेसरी है, या उसके सिवाय हम रह सकते हैं? हीटर का इस्तेमाल तो सेहत के लिए खतरनाक है डेफिनेटली। हीटर भी खासकर जो पोर्टेबल, बिकॉज हमारा जो रीजन है, लेकिन अब तो देखो आप हर घर में हीटर मिलेगा। जी, हमारा जो रीजन है ना, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, नॉर्थ में या को भी दिल्ली के आसपास, दिल्ली की सर्दी इट्स फेमस दिस। तो दिल्ली की सर्दी मैक्सिमम 2 महीने की सर्दी है। सच में उस 2 महीने में ही पीक भी आ लेता है और वो डाउनफॉल भी आ लेता है। बाकी ऑलमोस्ट 2 महीने उसके से पहले के 1 महीना पहले, 1 महीने पर प्लेजेंट मौसम आप कह सकते हैं। बाकी के 8 महीने ऑलमोस्ट हॉट या सेमी हॉट कंडीशंस में हम रहते हैं। तो हमारे घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्दी वाला तो नहीं है जो सर्दी के लिए बनाया गया हो। वो देश या वो जगह जहाँ पर 12 महीने सर्दी पड़ती है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली होता है। इंसुलेशन यूज़ करते हैं लोग दीवारों में, फर्श में इंसुलेशन होता है, घरों में वाटर बेस्ड हीटिंग सिस्टम होता है। हम एक सेंटर चलाते हैं उज़्बेकिस्तान में, वो कंसिडरेबली कोल्ड कंट्री है, तो वहाँ पे हर घर में वाटर बेस्ड हीटर लगे हुए हैं। बट वो हीटर्स डिफरेंट हैं। हम जो यहाँ हीटर यूज़ करते हैं एलिमेंट बेस्ड हीटर हैं हमारे, खासकर जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता भी होता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। वो एक्चुअली एक तो सर्दियों में वैसे ही मॉइस्चर कम होता है एयर में, ड्राई एयर हो जाती है। जो सहा मॉइस्चर भी है वो एलिमेंट बेस्ड हीटर उसको भी खत्म कर देता है। मतलब मैंने तो ऑब्जर्व किया कि अगर हीटर लगाओ ना, घुटन सी होती है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब एयर 100% ड्राई हो जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन कंटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन को ही बर्न करता है, किसी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से तो कोई चीज जलेगी नहीं। ऑक्सीजन को भी बर्न करता है, मॉइस्चर को भी बर्न करता है, तो सफोकेशन होती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। फाइन। तो एलिमेंट बेस्ड हीटर तो कंप्लीटली किसी को, खासकर उन लोगों को जो थोड़े बहुत अस्थमेटिक हैं, बुजुर्ग हैं जिनको सांस की दिक्कत है, या छोटे बच्चे इनके साथ हैं, बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन केस घर में कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है कि ज़रूरत है कि नहीं रह सकता, ये कई बार घर भी सबके उतने मैं कहूँगा कि नहीं है, कि कई बार छोटा घर होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, चारों तरफ से एक्सपोज होता है कई बार, तो वहाँ पर एटलीस्ट किसी एक बड़े पैन में, पतीला हो, परात हो, तसला हो, उसमें पानी डाल करके खुला किसी कोने में रख दें, सो दैट एटलीस्ट मॉइस्चर का कंटेंट तो बना रहे, बैलेंस रहे। और लगातार पूरी रात कोशिश करें उसको ना जलाएं, जला लें, थोड़ा टेम्परेचर अटेन करने के बाद बंद कर दें, फिर जला लें, इस तरह। उससे बेटर ऑयल हीटर है। ऑयल बेस्ड हीटर भी आते हैं जिसमें कोई कॉयल नहीं होती है, वो इंटरनल ही ऑयल को हीट करता है, और वो हीटर जो है उसके पैन में से घूमता रहता है, वो एयर जो उससे टकराती सरफेस पे वो एयर को गर्म करता है। उससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो वाटर बेस्ड हीटर है, लेकिन वो हमारे कंट्री में, हमारे मतलब इस इलाके में नहीं है। अभी मैं जम्मू कश्मीर से होके आया तो वहाँ होटल्स में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर -20 जाएगा। वो इन हीटर्स के जो सेंट्रली हीटेड जिसको हम कहते हैं, उन्होंने फर्श में भी कॉयल डाली होती हैं, फर्श भी उनके ठंडे होते हैं। अब कनाडा में या जो भी कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो सारा मैकेनिज्म उनका बना, उनके घर फिर वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि उनको तो 12 महीने उससे काउंटर करना है। तो हमारे यहाँ पर हरियाणा हो, दिल्ली हो, या नॉर्थ का जो पार्ट है जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है,
कोयल बेस्ड हीटर ना इस्तेमाल करें। फिर भी क्योंकि सस्ता होता है, और वो ऑयल बेस्ड हीटर है वो थोड़ा महंगा होता है। महंगा महंगा ऐसे मतलब कितना? वो 10-12-15 हज़ार रुपये का होगा। कोयल बेस्ड हीटर 1,000 रुपये का, 1200 रुपये का भी आ जाएगा। तो इकोनॉमिकली भी डेफिनेटली देयर इज इट ऑल्सो मैटर्स फॉर मैनी पीपल, लॉट ऑफ पीपल। तो कोयल बेस्ड हीटर अगर इस्तेमाल भी करें तो पानी का मैंने बताया आपको कि वो रखें, कॉन्टीन्यूस उसका इस्तेमाल ना करें। कभी लगता है कि आज बहुत पीक है, 1-2 घंटे के लिए वो चला ले जब मेंटेन हो जाए रूम का टेम्परेचर, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप रूम में 2 लोग 3 लोग जितने भी सो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी हीट भी होती है, जब कपड़े भी तब तक थोड़े गर्म हो जाते हैं, देन यू कैन मेंटेन इट। उसको पूरा चला के सोएंगे तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा करेगा, फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। दीज आर द सजेशंस। डॉक्टर, मैंने ये भी देखा कि आजकल की ये जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर किसी की है तो दैट मीन्स उसका लाइफस्टाइल खराब ही है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिर्फ फिजिकली सेडेंटरी होना, बहुत से लोग फिजिकल इनएक्टिव को ही बस कंसिडर करते हैं, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, सेडेंटरी इंसान सिर्फ शरीर से नहीं होता, माइंड से भी होता है। और एक्टिव सिर्फ शरीर से होना काफी नहीं है, माइंड से होना भी माइंड से एक्टिव मतलब माइंड से एक्टिव, माइंड से क्रिएटिव आप कितने हैं, माइंड आपका प्रोडक्टिव थॉट्स कितने हैं, प्रोडक्टिव आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी है। अगर उसमें भी नहीं है सेडेंटरी, एक्चुअल सेडेंटरी क्या है, आप लेटे हैं, दिमाग में एक ही थॉट है, खाना है, आराम करना है, सोना है, खाना है, लेजर्स करना है, मूवी देखना है, मोबाइल देखना है, एंड शरीर को हिलाना नहीं है। दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक सेमी सेडेंटरी की ब्रेन आपका एक्टिव है, आप कुछ एक्टिवली कर रहे हैं, ब्रेन से कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, बट शरीर को उतना आप एक्सरसाइज या उतना वॉक के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही समय दे पा रहे हैं। उनको हम सेमी सेडेंटरी कहते हैं, विच इज बेटर देन द कंप्लीट सेडेंटरी। एक होता है देन कंप्लीट एक्टिव लाइफ, जिसमें आप फिजिकली भी एक्टिव हैं, आपका फिजिकल शेड्यूल वॉक का, एक्सरसाइज का वो भी इंटैक्ट है, योगा कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, जिम, एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है। एंड देन आप मेंटली भी एक्टिव हैं, आपका जो भी वर्किंग है, प्रोफेशनल वर्किंग है या आपकी हॉबी की वर्किंग है, या आप कोई क्रिएटिव किसी आर्ट में है या क्रिएटिव किसी वर्क में है, तो इट्स ऑल, अगर आप मेंटली एंड फिजिकली एंड इससे बढ़ के भी एक हाइपर एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, हाइपर एक्टिव, जिसमें आप सोशली भी एक्टिव हैं, आपने अपने को भी समय दिया है, अपने माइंड को भी आपने यूज करा, आप सोशल समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द हाइपर एक्टिव। फाइन, सो डिपेंड करता है कि आपका जो लाइफस्टाइल में से कौन सा है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। लेकिन ये जो आपने हाइपर एक्टिव का जो कॉन्सेप्ट बताया, वहाँ पे हम हाइपर वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हाइपर मतलब एक्सट्रीम, एंड एक्सट्रीम इज नॉट गुड। See, hyper is not always the negative words in case. Hyper means where you can spare the more energy and more time towards any type of productivity. So बहुत से लोग तो अपना रूटीन का जॉब करके थक जाते हैं, 6-7-8 घंटे, उसके बाद ना वो फैमिली को टाइम दे सकते, ना बच्चों को टाइम देना चाहते, बच्चे भी आते हैं, नहीं तुम कर लो, आते मोबाइल पे लग जाना है, टीवी खोल लेना, अपना जितना काम करना उतना कर लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 24 घंटे में से अगर 5-6 घंटे अपनी नींद को देखने के बजाय 17-18 घंटे अपने परिवार को, अपनी खुद को, जॉब को और समाज को भी सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मे बी नॉट एवरी डे, मे बी ऑन वीकेंड्स, मे बी ऑन हॉलीडेज समटाइम। तो वो हाइपर एक्टिविटी, दे यूज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल्स। तो यूजिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल इज नॉट बैड। यस, फाइन। सो पोटेंशियल हर किसी में बहुत है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को खुद दबा के रखते हैं। यस, वो चैनलाइज होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर गढ़ूड़ होता है, गढ़ूड़ मराठी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है। हाँ, ऐसे Yes. और जब ऐसे बहता रहता है पानी नदी में तो वो फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। ऐसे ही हमारे पोटेंशियल का भी एनर्जी शुड फ्लो। यस, माइंड एंड बॉडी आर मेड टू रिमेन एक्टिव। फाइन, जब इन दोनों में से कोई एक पैसिव हो जाता है या अपनी एक्टिव फॉर्म खो देता है, तो हम उसको डिसीज्ड कंडीशन कहते हैं, बीमार अवस्था।
या तो मानसिक बीमार या शारीरिक बीमार। ये जो है जो आपने बोला मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कैसे कारणीभूत होती है? इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर का होना, देन ओबेसिटी बढ़ जाना, देन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, फिर इंसोमानिया, नींद ना, क्योंकि जब पूरे दिन शरीर को रेस्टफुल कंडीशन में रख रहे हो तो उसको सोने की जरूरत क्या है, फिर नींद नहीं आती, फिर स्ट्रेस एंजाइटी डेवलप होते हैं, फिर डिप्रेशन। तो हर चीज़ की शुरुआत, हर चीज़ का जड़ जो है वो वहाँ से शुरू होता है। वो डिपेंड करता है कि किसको कौन सी बीमारी पहले एक्सपोज होगी। उसका मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही कारण की वजह से उसकी किसी को होने वाली बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं। उनका वीक पॉइंट कौन सा है डिपेंड्स इस पे करता है। तो आजकल देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल सबका पड़ा हुआ है, किसी भी उम्र के का टेस्ट करवा लीजिए। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, आप सबसे पहले बताइए। ये कोलेस्ट्रॉल अगर हम देखें, अगर मैं समझाने के लिए मैंने की भाषा में बात करूं, ये एक तरह से एक फैटी कंपोजिशन है जो हमारे नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। इन शॉर्ट में कहूँ, हमारा नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है इसको मीडिया बना के। लेकिन जब ये नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो हमारे शरीर में एक पूरा इलेक्ट्रॉन का जाल फैला हुआ, जिसकी वजह से हमारे शरीर की हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती, बातचीत करती। इंस्ट्रक्शन मैं बोल रहा हूँ, दिमाग से इंस्ट्रक्शन मुंह तक आ रहे हैं, तो किसी ना किसी सिस्टम से आ रहे हैं। ये वो जो सिस्टम है वही नर्वस सिस्टम है। ये मेरा हाथ हिल रहा है, मैं पैर हिला पा रहा हूँ, जो भी मूवमेंट्स हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स सारे काम कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बिजली का तार हम कह सकते हैं कि बिजली का तार से बिजली लाइट जल रही है तो बिजली का जो तार है उससे करंट आ रहा है, तो वो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। उस बिजली के तार के ऊपर जो इंसुलेशन है वो आपका कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम बहुत लेमन की भाषा में अगर बात करें तो। फाइन, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव है एक लिमिट में। अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ब्लड के अंदर जो है, ब्लड आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे फिर ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाता है, और हमारी ब्लड आर्टरीज नैरो होना शुरू हो जाती है, संकरी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना, मेंटल स्ट्रोक्स का आना। मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब बीपी बढ़ेगा? तब भी बीपी बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द ओनली रीजन ब्लड प्रेशर बढ़ने का, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना, ज़्यादा हैवी स्वीट्स, हाई कैलोरी फूड खाना, देन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इन सब की वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या बढ़ सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत से लोगों का सब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, उनका जेनेटिक फैक्टर्स भी इज वन ऑफ द फैक्टर जिसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने के रीजन में। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसकी वजह से फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जिसमें से ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम। हार्ट स्ट्रोक का रीजन भी बन सकता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उसमें अगर कोई आर्टरीज को बिल्कुल ब्लॉक कर दी है इसने जा करके, तो दैट कैन कॉज द हार्ट अटैक। अगर वो क्लॉट हमारे ब्रेन में चला गया तो दैट कैन बी द कॉज ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं। उससे जुड़ा ओबेसिटी, क्योंकि जब इंसान कुछ नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिव नहीं है, मेंटली एक्टिव नहीं है, तो वो एक स्ट्रेस ईटिंग की स्ट्रेस क्रेविंग भी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो खाता ज़्यादा है, बर्न कुछ हो नहीं रहा होता, तो फिर वेट गेन करना, फिर डायबिटिक का कन्वर्ट होने में टाइप 2 डायबिटीज़ का होना। तो ये हर बीमारी जब शरीर को आप नहीं हिलाएंगे तो ये बीमारी ही पैदा करेगा। दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव ही सोचेगा। जो कहावत भी ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आप या तो इससे कुछ क्रिएटिव करवा लो, नहीं तो फिर ये अपने आप कुछ करना शुरू कर देगा। सच में। ठीक है, फिर इधर उधर की चीजें, बातें, परसेप्शन बनाना, डर पैदा करना, फिर किसी चीज को किसी चीज से लिंक करना, फिर इसके अपना खेल शुरू हो जाते हैं। तो तभी कहते हैं दिमाग को और शरीर को बिजी रखना चाहिए। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसने
इतने स्टेप्स वॉक करना चाहिए या इतना देर वेट ट्रेनिंग करना चाहिए या मॉडरेट वेट्स ऑफ कोर्स, या इतना योगा करना चाहिए, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं है मोहिनी। देखिए, मैं पर्सनली स्टेप वाली थ्योरीज के अगेंस्ट हूँ थोड़ा सा। ये मैं जैसे आपकी पिछली वीडियोज में मैंने एक बताया कि बहुत सी चीज़ों को बड़ी मार्केटिंग पैकेजेस, स्मार्ट वॉच बेचना है तो स्मार्ट वॉच के साथ स्टेप्स जोड़ दिए, हर वक्त जोड़ दिया कि मेरे कितनी हार्ट बीट चल रही है। उससे फ़ायदा बहुत कम लोगों को हुआ देखा है। लोगों के अंदर डर ज़्यादा घुस गया है। ओहो, कल तो मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए थे, आज ये नहीं हुए। स्टेप्स मतलब व्हाट? स्टेप्स तो आप घर में घूम रहे हैं, वो भी स्टेप्स ही हैं। तो मेन जो शरीर आपका, पहले तो आपका टाइप ऑफ बॉडी क्या है, यहाँ पर आयुर्वेद आता है। जब हम बात करते हैं कि कॉमन लाइफस्टाइल कुछ चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड। अगर मेरा शरीर वात है और आपका शरीर कफ है फॉर एग्जाम्पल, तो हम दोनों के लिए गाइडलाइंस बिल्कुल 360 डिग्री अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट साइड होंगे। एक्सरसाइज के मामले में भी बीइंग एन वाता पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बीइंग एन वाता पर्सन, क्योंकि मैं ज्यादा रनिंग करूंगा मेरे वात और बढ़ेगा। ठीक है, वात की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे है, बॉडी पेन, ज्वाइंट पेन या समथिंग, वो मेरे और बढ़ेंगे, मेरी नींद और डिस्टर्ब होगी। तो मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए स्ट्रेचिंग, मेरे लिए योगा बेटर है, मेरे लिए लाइट वॉक अच्छा है। अगर आप कफ हैं तो आपके लिए वॉक बहुत अच्छी है, आप कीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप 100 किलो के हैं फॉर एग्जाम्पल, कफ की वजह से 90 किलो का वजन हो रखा है, तो मैं अब 7,000 कदम से क्या होगा? मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर तक पहुंचिए ना, डू 10 किलोमीटर वॉक। उसमें तीनों मोड हो, लाइट वॉक भी हो, ब्रिस्क वॉक भी हो, बीच बीच में हल्की हल्की रनिंग भी हो, जितना कर सकें आराम आराम से। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप रनिंग अवॉइड करें, आप वॉक करें। वॉक को भी फिर सेगमेंट्स में करें कि किलोमीटर 2 मिनट, जब ज़्यादा घुटनों प्रेशर आए तो रुक जाएं, स्ट्रेचिंग करें। तो डिपेंड करता है सामने वाले का हेल्थ प्रोफाइल क्या है। तो इसको मैं डाइट और एक्सरसाइज को मैं 5 पैरामीटर्स पे पहले मापता हूँ या मापने की सजेशन देता हूँ। सामने वाले की एज, उसका जेंडर, उसका हेल्थ कंडीशंस क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है, और उसकी टॉलरेंस कितनी है, कितना कर सकता है। कहना अलग चीज है, कहना तो कुछ भी कह दें किसी को तो सुनने में ठीक है, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन कर क्या सकता है वो, तो उसको उतना ही टास्क देना जितना वो कर सके, सो दैट उसको नेक्स्ट डे की मोटिवेशन मिल सके। मैंने किसी को बोला 10 किलोमीटर वॉक कीजिए, अब वो कहता है मैं 10 कदम चल नहीं सकता, आप 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो मुझे उसका असेसमेंट करना कि कर क्या सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक तो वॉक कर ही ना सकें, मुझे उसको एक्सरसाइज पे डालना है, मुझे हो सकता है उसको योगा पे डालना पड़े, मुझे उसको लाइट एक्सरसाइजेज पे डालना पड़े, उसको मैं बोलूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कीजिए कुछ दिन तक, लेट योर बॉडी गेट एनर्जी, गेट सम एनर्जी। अपनी न्यूट्रिशन को पहले ठीक कर लीजिए, कोई डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिशन को ठीक करते हैं पहले, उनको सप्लीमेंटेशन से ठीक करते हैं, नेचुरल डाइट से ठीक करते हैं, देन एक्सरसाइज ऐड करते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, कहने को तो इस तरह की बातचीत में हम कुछ भी गाइडलाइंस बता सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं, बट आई डोंट बिलीव कि वो किसी काम के होते हैं। जो बहुत हेल्दी पर्सन है उनके किसी काम के हो सकते हैं, वो हेल्दी पर्सन में कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे वो, फाइन। और हेल्दी और अनहेल्दी में एक और फैक्टर्स है जो लोग मिस करते हैं, बहुत से लोग अपने आप को बोस्ट करते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को गिफ्ट मिली होती है हेल्थ जेनेटिक्स में, सच में, ठीक है, चाहे उनकी बॉडी टाइप हो, उनका पूरे खानदान में लोगों का स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करते, स्किन अच्छी होती है, हेयर हेल्थ है, ये आपके जेनेटिक ट्रेट्स हैं। इसमें किसी का कोई बड़ा अचीवमेंट कोई कहे कि नहीं मैं तो ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट डू मच एक्सरसाइजेस, जितना जरूरत ना करते हैं, बट एक जेनेटिक बेनिफिट मिला हुआ है पीछे से, मदर की साइड से, फादर की साइड से। हमारे परिवार में टेंडेंसी वेट गेन करने की ज़्यादा नहीं है, स्किन हमारी अच्छी है, हमें कोई कॉस्मेटिक कुछ चीज़ नहीं लगाते, कोई क्रीम कुछ नहीं, दैट इज ओके, इटसेल्फ इज गुड, ठीक है। हेयर्स फॉल वाला हमारा ज़्यादा
वैसा नहीं है, एक लेवल तक का है। उसके बाद मेरे फादर के हेयर साज भी अब कहे कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उसकी वजह से देखो मेरा ये हेयर है, या फिटनेस, ठीक, कुछ कई बार जेनेटिक आपका। दोनों ही चीज़ें हमें अपनी एक बार लुक बैक करनी है। अगर मेरा जेनेटिक्स पीछे, हाँ मेरे जेनेटिक्स में, अगर मैं अपने जस्ट एग्जाम्पल देना जरूरी है कि हमारा एक HLA-B27 एक जीन होता है जिसमें एक तरह का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जिसमें आपको एंक्योलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा रहता है। वो हमारे उसमें एक्टिव है, मेरी मदर साइड में वो एक्टिव है, तो वो मेरे अंदर भी HLA-B27 जीन एक्टिव है। दैट मीन्स मुझे अपने शरीर को एटलीस्ट एक बेसिक एक्सरसाइज रोज हल्की सी करनी है, नहीं तो मेरी स्पाइन के स्टिफ होने के चांसेस हैं। चांसेस है, जरूरी नहीं कि हो ही, बट देयर आर चांसेस। तो जब मुझे पता चल गया तो आई नीड टू टेक प्रिकॉशंस। अगर ऐसे ही किसी को पता चले कि मेरे मदर फादर में से किसी को डायबिटीज है, तो ही और शी शुड टेक प्रिकॉशंस। जरूरी नहीं कि होने के बाद ही फिर आप दौड़ते फिरे। yes. आपको जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन आपके चांसेस बाकियों से बढ़ जाते हैं। आपको लगता है मदर फादर मेरे एक एज के बाद या अपने उस एज में जो है वेट गेन किया है, दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने, तो देन चांसेस हैं कि आपका वेट गेन हो सकता है। तो यू शुड टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। आपको पता चल गया। आप कई बार हमारे पास्ट से हमें अपने फ्यूचर का आइडिया हो जाता है। हम प्रेजेंट में आंखें बंद करेंगे तो दैट डजंट मीन कि फ्यूचर बदल जाएगा। सो ये हेल्थ के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मूला है, लुक बैक एंड डिसाइड फॉरवर्ड। फाइन, पीछे एक बार देखें, अपने जेनेटिक ट्री को देख लें, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रोन हैं। मैं कहूंगा आपको डेफिनेटली होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्रोन हैं, चांसेस हैं तो प्रिकॉशंस लेना बाकियों से ज्यादा जरूरी है। आपको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को ओबीज कोई रहा है, या किसी को नींद की प्रॉब्लम है, या किसी का पेट लगता है कि मेरे खानदान में पेट सबका गड़बड़ रहता है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन लेनी चाहिए। प्रिकॉशन से बात नहीं बनती तो आपको किसी ना किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करके आज ही अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना लें, अपनी प्रकृति चेक करवा करके या अपना विकृति चेक करके कि आपकी डाइट की, मेरे डाइट में क्या ना खाऊं कि सो दैट मुझे प्रॉब्लम हो ही ना फ्यूचर में। लोग बीमार होने के बाद परहेज की बात करते हैं। आयुर्वेद कहता है परहेज बीमार होने के बाद नहीं, परहेज बीमार होने से बचने के लिए करो। अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना फूड सेलेक्ट करो, अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने एक्सरसाइज मॉड्यूल सेलेक्ट करो, अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल सेलेक्ट करो। दैट्स द बेस्ट वे। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना आपका टाइम दिया और आपके हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छे से हेल्थ के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में जानकारी दी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।